हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे ही होंगे सभी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सर्दी का ध्यान रखिए, मौसम में बदलाव होता रहता है, इसलिए आपको ऊनी कपड़े पहने रखने हैं। विटामिन डी जो सूर्य से किरणें आती है उसको ग्रहण करना है, ठीक है। धूप में बैठना आपको, और अपने को जैसे काढ़ा होता है, ठीक है ना। और विटामिन सी आपको लेते रहना है। विटामिन सी और विटामिन डी आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं बेटा जी। आगे वाला पार्ट हमने पार्ट 5 तो कर दिए थे, अब पार्ट नंबर कौन सा है? 6। और हमने प्रश्नावली नंबर 13.3 स्टार्ट कर रखी थी। 13.3 के हमने 3 सवाल कर लिए थे। आज करते हैं चौथा सवाल। देखिए, प्रश्नावली नंबर 13.3 निकाल लीजिए सभी, और उसका चौथा सवाल देखिए सभी बच्चे, कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई का तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस बांध की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से समझना। देखिए, ये पृथ्वी की सतह है। इस पृथ्वी की सतह से क्या हुआ कि नीचे की तरफ कुआं खोदा गया, ऐसे ये कुआं खोदा गया, यहां से इस प्रकार से क्या खोदा गया जी? कुआं खोदा गया। इसकी आपको व्यास दिया 3 मीटर, इसकी आपको ऊंचाई दी, गहराई दी गई है 14 मीटर, और इससे क्या निकाली गई? मिट्टी निकाली गई। ये मिट्टी इससे निकाली गई। देखिए, ये मिट्टी का ढेर है। इस प्रकार से क्या निकाली गई है? मिट्टी निकाली गई है, ठीक है। ये मिट्टी है जी। अब क्या हुआ कि जब ये मिट्टी निकाली गई ना, ये मिट्टी निकालने के बाद में जो ये कुआं है, ये कुआं जिसमें ये तो 3 मीटर, और ये इसकी पृथ्वी की क्या है? सतह। ये पृथ्वी की सतह है, और इसके ऊपर क्या बनाया गया? 4 मीटर चौड़ी एक बांध बनाया गया है। जैसे आपने गांवों में देखा होगा, कुआं होता है, कुएं के चारों ओर एक दीवार से होती है ना, वो दीवार बनाई गई। कितने फुट की, कितने मीटर की बनाई गई है वो दीवार? 4 मीटर चौड़ी दीवार बनाई गई है। तो देखिए, इस प्रकार से इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ऊपर की तरफ क्या बनाई गई है? एक बांध बनाया गया इस प्रकार से। और ये कितना मीटर चौड़ा है? इससे इससे देखिए, यहां से ऐसे 4 मीटर चौड़ा बनाया गया, ठीक है जी। कितना मीटर चौड़ा है? यहां से लेकर यहां तक ये 4 मीटर चौड़ा है जी। 4 मीटर। कितना मीटर है जी? 4 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछा है कि इसकी क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई। देखिए कैसे काम करेंगे, आप ये बताओ कितनी मिट्टी इससे निकाली गई? तो कहोगे सर, उतनी मिट्टी निकाली गई जितनी कुएं का आयतन है। सही बात है ना। ये जो मिट्टी है वो कुएं के आयतन के बराबर है, और इसके चारों ओर यही मिट्टी डाली गई। तो जो बताइए, वो जो बांध बनाया गया है, जो बांध बनाया गया है, उसका आयतन किसके बराबर होगा? ये जो निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। सही बात है ना, कि मिट्टी का जो, बेलन का जो आयतन है वो निकाली गई मिट्टी के बराबर है, और बांध का आयतन निकाली गई मिट्टी के बराबर है। समझ में आई बात क्या? और इससे हम किसका मान याद कर लेंगे? अच का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, दिया है सबसे पहले कुएं की, कुएं का व्यास। कुएं का व्यास कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। वह त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? त्रिज्या 3/2 मीटर। सही है ना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वह कुएं की
गहराई, ऊंचाई बोल दीजिए या गहराई बोल दीजिए, एक ही बात है। जो हमें कितनी दी गई है, 14 मीटर। तथा तथा अब काम करते हैं किसके लिए, वलय के लिए। तो माना बांध जो हमने बनाया गया है, उस बांध की चौड़ाई ऊंचाई कितनी मान ली हमने, कैपिटल एच मान लिया है। कितनी मान ली है, कैपिटल एच। बांध की आंतरिक त्रिज्या, बांध की आंतरिक त्रिज्या, क्यों, क्योंकि देखिए बांध इस प्रकार से है, थोड़ा समझना इस बांध को कैसे बनाया गया। ये बांध इस प्रकार से बांध बनेगा ना, देखिए ये वाली चीज बीच में से ये बांध क्या है, खोखला ना, क्योंकि यहां पे तो क्या है, कुआं की आकृति है। तो ये जो आकृति दिखाई दी है, देखो ऐसे बांध है, ये बांध ऐसे बनाया गया है। क्या बात समझ में आ रही है क्या, बीच वाला भाग अपने पास क्या है, खोखला है। तो आप बताइए यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या होगी, सॉरी यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या होगी, ये तो कौन सी त्रिज्या होगी, आंतरिक त्रिज्या। और यहां से लेकर बाहर तक की त्रिज्या होगी, इस पॉइंट तक। एक तो अंदर की त्रिज्या और एक बाहर तक त्रिज्या। तो इसलिए मैंने बांध की दो त्रिज्याएं मानी है, इसको स्मॉल आर लिख देता हूं, इसको R1। कि आंतरिक त्रिज्या इसकी कितनी होगी बताइए, जो बेलन की जो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक जो त्रिज्या है वही इसकी आंतरिक त्रिज्या है। और आंतरिक त्रिज्या कितनी थी पहले कुएं की या बेलन की, 3/2 मीटर। और बाह्य त्रिज्या क्या होगी इसकी, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या क्या होगी, R2। इस पॉइंट से लेकर देखिए, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, तो ये कितनी थी, 3/2। यहां से यहां तक की तो कितनी है, 3/2। और प्लस में और कितनी है, 4। तो कितना होगा, 3/2 प्लस 4। तो लघुत्तम लेंगे 2, 3 प्लस 8 कितनी हो जाएगी, 11/2 मीटर। कितनी होगी, 11/2 मीटर। तो ये बांध की आंतरिक त्रिज्या और हमें क्या मिल गई है, बांध की बाह्य त्रिज्या। अब देखिए, अब अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात हमें पता क्या चलिए, चूंकि निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, निकाली गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन के बराबर, कुएं के आयतन के बराबर। अब निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर, कुएं का आयतन का सूत्र क्या होगा, बेलनाकार है तो πr² d, क्योंकि ऊंचाई को मैंने क्या माना है, d माना है, तो πr² d। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 3/2। कितने r, 2। तो r की स्क्वायर है तो 3/2 गुना 3/2। और d का मान कितना है जी, 14। तो 7 हुए 14, कट गया, 2 से 11 को काट, 22 से काटा कितना बचेगा, 11। और 3 3 9, 9 को 11 से गुना किया कितना हुआ, 99 मीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया, निकाली गई मिट्टी, निकाली गई मिट्टी का आयतन। ये क्या हो गया, निकाली गई मिट्टी का आयतन। और ये समीकरण नंबर हमने क्या मान ली है, 1। क्या बात समझ में आ गई क्या। तथा तथा बांध का आयतन, देखिए अब बांध का आयतन किसके बराबर होगा, बांध का आयतन किसके बराबर होगा, क्योंकि बांध किससे बना है, मिट्टी से बना है, इस मिट्टी से बना है, तो निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। बांध का आयतन किसके बराबर होगा, निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। और ये बांध भी कैसे आकृति का, बेलनाकार। और ये बताइए, आपको मैंने बेलन का आयतन लिखाया था खोखले के लिए, तो याद होगा आपको क्या सूत्र था उसका, πr2 की स्क्वायर बड़ी पहले और r1 की स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल H। सूत्र क्या होता है, पाई, देखिए आप ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे काम कर लीजिए, अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो ये कर लीजिए। बांध का आयतन क्या होगा, पहले बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन,
बराबर किस क्या होगा, निकाली गई मिट्टी। निकाली गई मिट्टी कितनी है, 99। कहां से आया ये, समीकरण नंबर 1 से। क्या बात समझ में आई क्या? देखिए इस प्रकार की एक वल्य बेलनाकार वल्य होती है। जैसे कि आप मान के चलिए आपके घर में कोई भी, आपके पास जो टंकी होती है ना, पानी वाली टंकी होती है, उसकी कुछ मोटाई होती है, जो पत्थर की बनी होती है तो उसकी कुछ मोटाई है। उस मोटाई को आंतरिक त्रिज्या हमने क्या मान लिया है, आंतरिक त्रिज्या हमने क्या मानी R1, और बाह्य त्रिज्या हमने क्या मानी R2। आंतरिक त्रिज्या कुएं की त्रिज्या के बराबर है तो 3/2। बाह्य त्रिज्या क्या है, तो ये देखिए बाह्य त्रिज्या ये 3/2 और ये कितनी है 4, तो 3/2 + 4 कितनी होगी 11/2 मीटर। आई बात समझ में? अब ये तो हो गई आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। आयतन निकालना है, क्योंकि निकाली गई मिट्टी से हमने एक बांध बनाया है, तो उसने भी क्या किया, एक पात्र बनाया ना, एक स्थान घेरा ना उसने, तो इसलिए बांध का आयतन निकालना है। अब बांध का आयतन कैसे होगा, पहले क्या निकाल लीजिए, बाह्य बेलन का आयतन निकाल लो, और फिर क्या निकाल लीजिए, आंतरिक का निकाल लो, और बाह्य में से क्या घटा दो, आंतरिक घटा दो। तो बताइए बीच वाला भाग आएगा कि नहीं आएगा, कि बाह्य में से क्या घटा लीजिए, आंतरिक भाग घटा लीजिए, तो किसका आ जाएगा, बांध का आयतन। और ये सूत्र लिखाया हुआ है आपको कि बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। तो बाह्य आयतन क्या होगा, पाई R2। देखो बाह्य के लिए मैंने त्रिज्या क्या मानी, R2, और अपने पास h ऊंचाई कितनी मानी हमने h, माइनस आंतरिक के लिए पाई R1 की स्क्वायर h बराबर क्या होगा 99। दोनों से अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, पाई और h क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर बराबर क्या आएगा 99। अब इसको हल करते हैं। देखिए मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं, अब ये डायग्राम मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए आप, तो क्या होगा, देखिए यहां से अपने पास पाई का मान, पाई का मान कितना है 22/7, h का मान h, और उसके बाद में R2 क्या है, R2 अपने पास है 11/2, 11/2 की स्क्वायर माइनस R1 कितना है 3/2 की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 99। बराबर में क्या होगा 99, बराबर में क्या होगा जी 99। तो देखिए आगे देखिए, अपने पास 22/7 गुना h, पाई 22, 7 की 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, माइनस 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, बराबर में कितने हो जाएगा 99। 22/7 गुना h गुना लघुत्तम क्या आ गया इसमें से 4, और अंदर क्या बचेगा 121 माइनस 9 बराबर 99। पूरा नहीं है तो देखिए आगे 22/7 गुना h, 121 में से 9 गया कितना बचेगा 112, कितना बचेगा 112/4, 112/4 बराबर 99। देखिए कोई कट रहा है क्या, अपने 7 से काट देते हैं, 7 को 22 से काटा, 7 को जब 22 से काटेंगे तो कितना बचेगा 7 एक कम 7, 4 बचेगा 42, कितना हो जाएगा 6, 16, 4 को 16 से काटेंगे कितना बचेगा 4। तो अपने पास क्या बच गया, देखो थोड़ा इधर और कर लेता हूं मैं, अब देखिए क्या बचा 22 गुना 4, 22 गुना 4 गुना h बराबर 99। तो h बराबर क्या होगा 99/22 गुना 4, क्योंकि ये दोनों संख्या इधर किस में है गुना में, इधर जाए किस में हो जाएगी भाग में। अब काटते 11 से 9 बचेगा और कितना बचेगा 2 बचेगा, अब कुछ नहीं कटता, तो अपने पास h बराबर क्या हो जाएगा 9/4, h बराबर क्या बचेगा 9/4, 9/8, 4 दुए 8, तो h का मान निकालिए 1.811, फिर उसके बाद में 2, 16, 4, उसके बाद में क्या बचेगा
440 कितना बचेगा 5, 1.125 मीटर, ये इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ये लीजिए, ये अपना सवाल है जी। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत इस सवाल में? बस याद रखना कि बांध का आयतन निकालना है तो क्या होगा, बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, और बराबर में क्या, निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना था 99, तो बराबर में क्या आ जाएगा 99, और इस प्रकार से ये सवाल होगा। बताइए क्या सवाल समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये अपना था चौथा सवाल। बस थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को थोड़ा कर लेना, पहले ये उतारना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, इस प्रकार से उतार लेना। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप आगे कौन सा सवाल देखना अपने को, पांचवा। तो देखिए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल देखिए, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है जी, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है जी, जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरी जा सकती है। सिंपल सा सवाल है, देखिए आप कैसे, आपने देखा होगा आप सॉफ्टी खाने जाते हो, वो कौन वाली सॉफ्टी खाने जाते हो, तो क्या होता है, एक डब्बा होता है ना डब्बा, और उस डब्बे में क्या होती है, आइसक्रीम होती है, और उससे एक एक स्कोप जो होती है वो उस सॉफ्टी में डाली जाती है। सही बात है ना, और उसकी आकृति कैसी होती है, नीचे से तो क्या बन जाती है वो शंकु, और ऊपर से उसकी आकृति कैसी हो जाती है, गोलाकार। अब इसने ये बोली है कि जो अपने पास जो डब्बा था वो बेलनाकार है, और उस बेलनाकार में पूरा का पूरा क्या भरी हुई है, आइसक्रीम भरी हुई है, और आइसक्रीम को सॉफ्टी से भरना है। तो ऐसे कितनी सॉफ्टी या ऐसे कितनी शंकुआकार कुल्फी बनाई जा सकती है, हमें आइसक्रीमों की या जो सॉफ्टी है उनकी क्या बतानी है, संख्या बतानी है। समझ में आई बात क्या? तो देखिए सवाल कैसे होगा, ये पांचवा सवाल सिंपल सा सवाल है। देखिए एक बेलनाकार आकृति है और ये पूरी अच्छे से भरी हुई, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, अच्छे से इसमें क्या भरी हुई है, आइसक्रीम। इसमें अच्छे से क्या भरी हुई है जी, आइसक्रीम भरी हुई है जी, आइसक्रीम। ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा अलग होता है ना, किसी ने खाई है आइसक्रीम ठंड में? कभी ठंड में आइसक्रीम खा के देखना, अच्छी लगती है, पर बीमार हो, हाँ ये है कि बीमार भी हो जाते हैं उससे बस। तो ये बेलनाकार आकृति है और इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। इस बेलनाकार आकृति का व्यास बता दिया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बता दी इसने 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहां तक इसने बातें बता दी हमें। अब आगे क्या बोला इसने कि ये जो आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम को भरा जाता है किसमें, एक तो शंकुआकार आकृति में, देखो ऐसे शंकुआकार, सॉफ्टी ऐसी होती है ना, और पूरा नीचे से भरा जाएगा और साथ में ऊपर एक गोलाकार में भी भरा जाता है, ऐसे ऊपर की ओर लगाते हैं ना, एक स्कोप निकाल के वो उसके ऊपर लगाते हैं, वैसी आकृति है इसके अंदर। समझ में आई बात क्या? और इस आकृति को पहले शंकु को पूरा भरा गया, फिर ऊपर भी आइसक्रीम भरी गई। तो इस शंकु की आकृति की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या नहीं दी है, व्यास दिया है। इसके व्यास तो कितना है, 6 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है इसने, ऊंचाई दी है जी इसने 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है इसने, इस आइसक्रीम की ऊंचाई, इस आइसक्रीम की ऊंचाई दी हमें, इस आइसक्रीम की ऊंचाई हमें कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी दी गई है जी,
12 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, जब आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है पूरी, तो बताइए इस शंकु की यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की ऊंचाई कितनी होगी? तो कहोगे सर पूरी ऊंचाई कितनी है? मैं कहूंगा 12। और सर इसकी त्रिज्या कितनी है? व्यास तो इसका अच्छा है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3। अगर इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर पूरी 12 सेंटीमीटर, तो बताओ यहां पे कितनी बचेगी? 9 सेंटीमीटर में ना, 9 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितनी बचेगी? 9 सेंटीमीटर। ये लीजिए, क्योंकि त्रिज्या सेम होगी, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई कितनी है? 12, तो 3 चली जाएगी, कितनी बचेगी पीछे से? 9 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई अब आपको? अब सुनना आगे, बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का जितना आयतन होगा उतना ही क्या होगा? इस बेलन में भरी हुई आइसक्रीम का आयतन, कि इस पात्र में कितनी आइसक्रीम भरी है, इस पात्र में भरी हुई आइसक्रीम किसके बराबर होगी? बेलन के आयतन के बराबर होगी। सही बात है जी। और जो आइसक्रीम का, जो भरी हुई आइसक्रीम का आयतन है, वो किसके बराबर होगा? भरी हुई आइसक्रीम, इस पात्र की जो आइसक्रीम है वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? एक सॉफ्टी के नहीं, वो अनसॉफ्टी के आइसक्रीम के आयतन के बराबर होगा। तो आपको याद कीजिए, हमने एक सवाल किया था 13.2 में, अगर किसी की भी संख्या ज्ञात करनी हो, संख्या ज्ञात करनी हो, तो कैसे ज्ञात करोगे? संख्या ज्ञात करने का मतलब कुल बट्टे एक का ज्ञात कर लो। एक वस्तु का आयतन या एक वस्तु के क्षेत्रफल या आयतन जो हमें दिया है वो ज्ञात कर लीजिए। संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? कुल ज्ञात कर लीजिए और एक वस्तु का ज्ञात कर लीजिए। कुल वस्तु मतलब कुल कितनी आइसक्रीम भरी हुई है, कुल कितना वस्तु का, कुल कितना, सॉरी, कुल कितनी आइसक्रीम भरी हुई है वो आ जाएगा। और बट्टे में एक पात्र में या एक आइसक्रीम में कितनी आइसक्रीम आ सकती है, मतलब एक सॉफ्टी में कितनी आइसक्रीम आएगी उसका आयतन ज्ञात कर लीजिए, और दोनों का क्या दे दीजिए? भाग। हमारे पास क्या आ जाएगी? आइसक्रीमों की संख्या। याद आया, ऐसा सवाल किया था। तो आइसक्रीमों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? कुल बट्टे एक आइसक्रीम का आयतन, बस। तो कुल का ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए आप। तो सबसे पहले हम लिखें, दिया है हमें, जो चीज दी है वो लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है? बेलन का व्यास कितना दिया जी? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12/2, 6 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई, इसको आर मान लेता हूं, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? स्मॉल h, 15 सेंटीमीटर। तथा आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम किस किस से बनी है? एक तो शंकु आकार से बनी है और एक अर्धगोले से बनी है। तो आइसक्रीम में काम कर रहे, ठीक है ना। आइसक्रीम में क्या होगा? शंकु का, एक काम करते हैं, पहले पहले इसका अपने आयतन निकाल लेते हैं, बेलन का, ठीक है ना। तो हम क्या काम लिखेंगे कि बेलन भरी हुई आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम भरी है वो किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के बराबर होगा। कि बेलन का आयतन कितना, उतनी आइसक्रीम भरी होगी। तो कुल भरी हुई आइसक्रीम, तो कुल भरी हुई आइसक्रीम, आइसक्रीम किसके बराबर होगी? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 6 गुना 6। एच का मान कितना है जी? 15। और ये अपने पास समीकरण कितनी हो जाएगी? 1। तो कुल भरी हुई आइसक्रीम, आइसक्रीम कितनी हो जाएगी? 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना 15, समीकरण नंबर 1। तथा अब काम करते हैं आइसक्रीम के लिए। आइसक्रीम,
आकृति के लिए। और आइसक्रीम आकृति किसकी बनी है? एक तो शंकु आकार की बनी है और एक किसकी बनी है? अर्धगोले की। तो सबसे पहले शंकु का व्यास किसके बराबर होगा? अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। और कितना दिया हमें? 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या किसके बराबर होगी? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। सही है जी ना? तो त्रिज्या कितनी होगी? 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कैपिटल आर, इसको भी कैपिटल आर मानना हो, ठीक है ना। ऊंचाई कैपिटल एच बराबर क्या होगी? शंकु की ऊंचाई टोटल कितनी थी? 12, त्रिज्या कितनी है? 3, तो 12 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ये लीजिए। अब आगे काम कीजिए। तो देखिए, तो अब क्या काम करना है? आइसक्रीम किस किस में है? आइसक्रीम आकृति का आयतन, एक आइसक्रीम लिख देता हूं क्योंकि हमने पहले एक का काम करें ना। एक आइसक्रीम आकृति का आयतन बच्चों किसके बराबर होगा? एक आइसक्रीम आकृति का आयतन किसके बराबर होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन के बराबर होगा। अब कोई बच्चा बता सकता है शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? हाँ बिल्कुल, जो आप बोले हो वही। क्या होता है? 1/3 पाई आर की स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस अर्धगोले के लिए क्या होता है? 2/3 पाई आर की क्यूब। ये सूत्र होता है जी। अब दोनों में रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो दोनों से कॉमन क्या है? 1/3, इधर भी 1/3, 1/3 कॉमन आ गया। पाई 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 कॉमन आ गया। आर की स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? एच प्लस 2, क्योंकि 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, 2 ही बचा। आर के क्यूब में आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? आर। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए, 1/3 पाई का मान कितना है? 22/7 आर की स्क्वायर, आर का मान कितना है? 3 गुना 3, और एच का मान कितना है? 9 प्लस 2 गुना आर का मान कितना है? 3। तो देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो 22/7 गुना 3 गुना 3 दुए कितने हो गए? 6। 6 प्लस 9 कितना हो गया जी? 15। और ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। और ये किसका है? ये किसका मान है? एक आइसक्रीम आकृति का आयतन है। ये किसका मान है? एक आइसक्रीम आकृति का आयतन। अब हमें क्या निकालनी है? अतः आइसक्रीमों की संख्या निकालनी है। आइसक्रीमों की संख्या, तो आइसक्रीमों की संख्या निकालनी है कि कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। तो आइसक्रीमों की संख्या मतलब कि, हाँ आइसक्रीम की संख्या समझ जाओगे तो क्या हो जाएगी? कुल भरी हुई आइसक्रीम, पहले कुल, और बट्टे में क्या हो जाएगा? एक आइसक्रीम आकृति का आयतन। एक आइसक्रीम आकृति का आयतन कि आइसक्रीमों की संख्या किसके बराबर होगी? कुल भरी हुई आइसक्रीम बट्टे एक आइसक्रीम का आयतन। कुल कितनी है? समीकरण नंबर 1 देखिए, 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना 15। और बताइए एक आइसक्रीम आकृति का कितना है? 22/7 3 गुना 15। 22/7 से 22/7 गया, 15 से 15 गया, 3 को 6 से काटा, कितना बचेगा? 2, और 6 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 आइसक्रीम। कितनी आइसक्रीम होगी जी? 12 आइसक्रीम। वेरी सिंपल पर्सन। उत्तर आ रहा है 10, मैंने निकाला है 12। गलती कहां पे कर दी अपने?
मेरे हिसाब से तो यही उत्तर होगा। उत्तर तो 12 दिया हुआ किताब में, पर मेरे हिसाब से यही उत्तर होगा। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। गलत हो गया क्या ये? इसने क्या बोला है कि इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। तो आइसक्रीम कैसी आकृति का है? जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार हो। आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। तो बच्चों, इसने जो ऊंचाई दी है ना, जो ऊंचाई दी है ना हमें, वो शंकु की ऊंचाई दी गई है। क्योंकि देखो इस किताब में प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। तो शंकु में अगर भरा जाना है तो मतलब कि शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 12। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 कम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना इसको। 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 और 3 दुए 6, 6 और 12 18, ये 18 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18। सही है। और अब इसको काटते हैं। 22 से बटे 7 से 22 बटे 7 गया, 3 से 6 को काटा 2 गया, और यहाँ से अपने इसको काटते हैं 6 तिये 18 और 3 को 15 से काटते हैं 5 बचता है। सही है ना? और तो कुछ है नहीं अपने पास। और 22 3 गया, 22 बटे 7, 3 गुना कितना बचेगा? 12 6 18। एक बार मैं इसको वापस हल करता हूं। देखिए यहां से देख लीजिए, बस जहां पे मैंने 9 लिखा था ना, वहां पे 12 लिख लीजिए, क्योंकि वो आइसक्रीम की ऊंचाई नहीं लिखी हुई, वो किसकी ऊंचाई लिखी हुई है? शंकु की ऊंचाई लिखी हुई है। तो अपने पास कितनी हो जाएगी? कुल कितनी है? 22 बटे 6 गुना 22 बटे 7 गुना 6 गुना 6 गुना 15। और यहां से हल करते हैं तो 22 बटे 7 गुना 3 गुना 18। 22 बटे 7 से 22 बटे 7 गया, 3 को 6 से काटा 2, और 2 को 18 से काटा कितना बचेगा? 9। और देखिए अब आगे काटते हैं। 2 से काटा, मतलब 3 से काटा 2, 3 से काटा 3, 3 से 15 को काटिए 5, और 5 दूनी कितनी हो गई? 10। पहले भी 10 आ रही थी, और नहीं पहले 12 आ रही थी ना। ठीक है, तो 10 आइसक्रीम। सही है जी। पहले उत्तर आया था 12 और अब आना चाहिए था 10, तो वो 10 आ गया। ठीक है, तो हमने जो ऊंचाई जो हमने 12 ली थी ना टोटल, तो इसमें देखो लाइन एक लिखी हुई है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? हमें वो जो 12 सेंटीमीटर दी है ना, वो क्या है? शंकु के लिए है। किसके लिए है? शंकु के लिए। ठीक है, तो अपने से ये हो गया था गलत, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ये सवाल था अपना 5वां। बस जहां पे 9 लिखा था ना, वहां पे क्या लिख देना? 12 लिख देना। ठीक है बच्चों, तो ये 5वां सवाल। अब आगे देखिए 6ठा सवाल। ठीक है ना? ध्यान रखना, थोड़ा सा वो सवाल थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से वापिस, कि हमें आइसक्रीम के लिए ऊंचाई दिया है, वो आइसक्रीम कैसी आकृति की है? शंकु की आकृति की है, और उसके ऊपर जो आकृति है ना, वो अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार तो अलग ही है। ठीक है ना? तो हमें शंकुओं की ज्ञात करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली। अब आगे आइए
और छठा प्रश्न देखिए आप, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 6 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। वही बात है, देखिए एक घनाभ दिया है, उस घनाभ को किस में चेंज करना है, सिक्कों में चेंज करना है। अब बताइए सिक्के की आकृति कैसी होती है, कुछ मोटाई होती है ना, और ऊपर से वर्ताकार होती है, कुछ मोटाई है वर्ताकार है, इसका मतलब वो आकृति कैसी है, बेलनाकार आकृति है। तो हमें क्या करना है, छठे सवाल में सिंपल सा सवाल है, छठा सवाल है ये देखिए, छठा सवाल देखिए आप, ये घनाभ है, ठीक है जी, और इस घनाभ को किस में चेंज कर दिया, सिक्के में चेंज कर दिया। थोड़ी सी मोटाई होती है पर कुछ ना कुछ तो इसकी मोटाई होती है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं। इसने क्या बोला है, इसकी लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, पहली बात तो। दूसरी, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और इसको घनाभ को क्या बना दिया, सिक्का बना दिया चांदी का, और व्यास कितना दिया इसने 1.75 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे दी इसने 2 mm, क्योंकि बहुत ही कम होती ना इसलिए इसने बोली ऊंचाई कितनी है 2 mm। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमें सिक्के की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस घनाभ का कुल आयतन बट्टे एक सिक्के का आयतन, सही है ना, कि घनाभ के कुल आयतन में से किसका भाग दे दीजिए, एक सिक्के का आयतन दे, एक सिक्के के आयतन का भाग दे दीजिए, हमारे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अभी जो सवाल किया था वही सवाल है और इंपॉर्टेंट कर लेना, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो माना घनाभ की लंबाई, जिसको लिख रहा हूं मैं एल से 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और इससे क्या निकाल लीजिए, घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अपने पास घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा 5.5 गुना 10 गुना 3.5, और पॉइंट है नीचे चला जाएगा 10, पॉइंट है नीचे चला जाएगा 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। तो अपने पास आंसर आया घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना आया 55 गुना 35/10, समीकरण नंबर कितनी आ गई 1। ये तो हमने किसके काम कर लिया, घनाभ के लिए। अब काम करते हैं तथा चांदी के सिक्के की, सिक्के का व्यास, चांदी के सिक्के का व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या लिख देता हूं मैं स्मॉल आर से 1.75/2, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी। वह ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई इसने कितनी बोली गई है, स्मॉल एच नहीं लिख के कैपिटल एच, क्योंकि स्मॉल एच ऊपर ले लिया था हमने, कितनी दी है 2 mm। और सुनना बच्चों, अगर mm है और mm को किस में बदलना है सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी मान देखिए किस में सेंटीमीटर में, और ये मान किस में आ गया मिलीमीटर में। आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, इसलिए आप सुनना ध्यान से 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं 10 मिलीमीटर। अगर यहां पे 2 सेंटीमीटर होता, कितना होता बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो हम यह मान लेते हैं कि 2 गुना 1 है, ये 2 गुना क्या है 1, तो 1 सेंटीमीटर का मान क्या लिख देते 10, तो 2 गुना 10 और आगे क्या लिख देते mm, तो कितना होता 20 mm। इसका मतलब यहां पे तो अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता गुना,
और अब देखिए क्या दिया हमें, mm दिए ना, हमें क्या दिया है 2 mm, और mm करना है तो देखिए आप बताइए इसकी गुना में कौन है, 2 के साथ में कौन है 1, 2 के साथ में कौन है 1, तो यहां पे 10 है ना, और 10 यहां पे गुना में इधर चला जाए किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, और यहां पे क्या बचेगा केवल 1, तो 1 mm का मान कितना आया 1/10 सेंटीमीटर, अर्थात 2 में 10 का क्या देना है, भाग देना है इस पर। तो 2 में आप 10 का भाग दीजिए तो आपके पास कितना आएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये सवाल, ये अपने पास थी क्या ऊंचाई सेंटीमीटर में, क्यों? क्योंकि सारे मान किस में होने चाहिए, सेंटीमीटर में होने चाहिए। अब आगे देखिए हमें क्या निकालना है इसका, चांदी के सिक्के का आयतन। तो एक चांदी के सिक्के का आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिक्का कैसा है बेलनाकार, पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान कितना है 1.75, 1.75, और गुना में एच का मान, बट्टे में 2 भी है ना, बट्टे में 2, और एच का मान कितना है ऊंचाई 0.2। अब इसको हल करते हैं तो 22/7 ये पॉइंट था तो क्या चला जाएगा 2 जीरो 2 जीरो, 175/2 जीरो, और 2 बट्टे कितना हो जाएगा 10, 2 बट्टे कितना होगा 10। अगर इसको काटना चाहो तो कट सकता है। देखिए आपको पता है 25 को अगर भाग देते हैं तो 25 को भाग देते हैं 25 साते 175 और 25 आठे 200, 25 साते 175, 25 आठे 200, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, और देखिए आगे कोई कटता है क्या, 2 से 8 को काटा कितना बच गया 4, अब कुछ नहीं बचेगा, मतलब और कुछ नहीं कटता, काटना है तो ये काट दीजिए, 11 बचेगा, फिर वापस क्या बचेगा 2 बचेगा, ऊपर क्या बचा 11 गुना 7, 11 गुना 7, और नीचे क्या बचा केवल 2 ही बचा, 8 बचा, 2 गुना 8 गुना 10, ये अपने पास क्या आ गया समीकरण नंबर 2। किसका मान आया, एक चांदी के सिक्के का, एक चांदी के सिक्के का आयतन, ये किसका मान आया जी, एक चांदी के सिक्के का आयतन। अतः अब हमें क्या निकालना है, चांदी के सिक्कों की संख्या, तो चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगी, बराबर होगी घनाभ का आयतन, मतलब कुल आयतन कितना है घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घनाभ का आयतन बट्टे एक चांदी के सिक्के के बराबर, एक चांदी के सिक्के का आयतन। सही है जी। अब बताइए घनाभ का आयतन कितना था 22 गुना 35/10, ये घनाभ का आयतन, बट्टे है भाग लगा देता हूं, चांदी के सिक्के के लिए क्या है 11 गुना 7 गुना 2 गुना 8 गुना 10, भाग का भाग, और एक चांदी के लिए ये मान, तो 55 गुना 35/10, भाग को किस में चेंज कर दीजिए गुना में, तो 2 गुना 8 गुना 10 11/7। अब काटते हैं, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, 11 को 55 से काटते हैं 5, 7 को 35 से काटो 5, तो अपने पास क्या बचेगा 5 गुना 5 गुना 2 गुना 8, 5 5 25, 25 आठे 200, और 200 को 2 से गुना करो कितना हो जाएगा 400 सिक्के। कितने सिक्के होंगे जी 400 सिक्के। ये लीजिए आपका आंसर, कितने सिक्के हो गए 400 सिक्के। और ये अपने पास कौन सा हो गया छठा प्रश्न, कौन सा प्रश्न हुआ छठा। और इस प्रकार से हमने कितने पॉइंट कितने प्रश्न कर लिए आज 3 प्रश्न कर लिए, ठीक है ना, सभी सेम है। बस ध्यान रखना जब भी संख्या है तो क्या बोलोगे कुल बट्टे 1, कि कुल पहले के लिए पहले कुल निकाल लो और बाद में एक छोटे वाली वस्तु के लिए क्या निकाल लो उसका आयतन निकाल लो एक वस्तु के लिए। तो बड़े में से मतलब कुल में से किसका भाग दे दो, एक चांदी के सिक्के का भाग दे दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
तो ये सवाल था अपना छठा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।